अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मैं डॉक्टर इफ्तिखार हूँ। मैं N31 का निश्तेरियन हूँ और कोविड के दिनों में यानी 2019 से 2022 तक मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि मैंने निश्तर के प्रिंसिपल के तौर पे भी सर्व किया। उसी दरमियान में हमने एक प्रोजेक्ट रन किया था और रेनोवेशन का। आप दोस्तों के ताउन से, अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस था। फिर ऐसा हुआ कि आफ्टर अचीविंग एज ऑफ 60 मैं दिसंबर 23 में यानी लास्ट ईयर रिटायर हो गया। और प्रोजेक्ट के दरमियान भी बाज़ ऐसे मौके आए थे जब कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे जो शायद दुरुस्त मालूमात पे मबनी नहीं थे, लेकिन मेरी जर्नल उसमें भी पॉलिसी ये थी कि मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता था, क्योंकि जो वर्क होता है वो ऑटोमेटिकली मतलब जो लोग उसको देखते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि क्या काम सही हुआ है या नहीं हुआ। अभी जब मेरी रिटायरमेंट हुई तो उस टाइम पे एक बात चल रही थी कि यूरोलॉजी वार्ड को वार्ड 8 से शिफ्ट कर दिया जाए वार्ड 29 के अंदर। ये ऑलरेडी एक बात चल रही थी, इसमें मेरी कोई मैंने इसको इनिशिएट नहीं किया, लेकिन जब ये बात मुझ तक पहुंची तो मैंने इसको सपोर्ट ज़रूर किया था। मैडम महनाज से भी मैं इस बारे में मिला था, जो हमारी वाइस चांसलर हैं इस वक्त, और एक्चुअली मैंने इसको एक बड़े लेवल पे जो मेरे जहन में कॉन्सेप्ट था, एक बात थी, एक प्रोजेक्ट के तौर पे उनके सामने पेश किया, जो कि काफ़ी अरसे से मैं करना चाह रहा था, लेकिन वो फिर क्योंकि लास्ट ईयर में मैं प्रिंसिपल नहीं था तो ये बात जो है वो उसको आगे नहीं लेके आ सका। मैं इसको ट्रांसलोकेशन 5 के प्रोजेक्ट के नाम से पेश करता रहा हूँ, जिस फोरम पे भी पेश किया गया, जिसका एक कंपोनेंट ये भी था कि यूरोलॉजी को अपनी एग्जिस्टिंग जगह यानी वार्ड 8 से शिफ्ट किया जाए वार्ड 29 में। बाकी इस एक कंपोनेंट के अलावा जो बाकी 4 कंपोनेंट हैं वो 100% मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता हूँ कि वो सारे का सारा मेरा एक ब्रेन चाइल्ड था कि ऐसा हो। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट बहुत शुरू से ही इसके बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी फैलाई गई, कुछ फैल गई, कुछ फैला दी गई, शायद पॉलिटिसाइज़ हो गया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या कहा जाए इसको, मतलब मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल किया। ये इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि मैंने इसको बेसिकली गिव अप कर दिया, इसको शेल्फ कर दिया। और मैं इस पे आज भी कमेंट ना करता, क्योंकि ये मेरी ना जनरल तबीयत है ना पॉलिसी है। रीगेनिंग निश्तर ग्लोरी में भी आप देखेंगे कि मेरा बहुत कम कंट्रीब्यूशन, शायद मैं कई सालों में कोई एक आध दफ़ा ही मैंने कोई बात की हो। लेकिन ऐसा हुआ कि इस वक्त वीक जो है ना, चंद दिन पहले हमारे एक बहुत ही अजीज़ कॉलीग हैं जो मेरे रजिस्ट्रार होते थे जब मैं हाउस सर्जन होता था वार्ड 4 में, सादिक तस्नीम साहब, जो यूके में ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, हमारे सीनियर होने की वजह से भी और इस वजह से भी कि वो बड़ा दर्द दिल रखते हैं। और एक्चुअली ये और रेनोवेशन प्रोजेक्ट में उनका एक बहुत मेजर रोल है, इस सारे प्रोजेक्ट को स्टीम देने में भी और इसके बाद जो डोनर मोबिलाइजेशन है उसमें भी। ख़ास तौर पे शायद इसाक साहब को तो मेरा ख्याल एक्सक्लूसिवली उन्होंने ही इन्फ्लुएंस किया, और उनका सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूटर हैं और सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है, यूँ कह सकते हैं। उन्होंने एक्चुअली डॉक्टर कलीमुल्लाह को, जिन्होंने मेरे साथ एक्चुअली और प्रोजेक्ट पे बहुत सारा काम किया, फ़ोन करके एक गिला दिया कि डॉक्टर इफ्तिखार को ये नहीं करना चाहिए था। उनकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की जब इत्तला मुझ तक पहुंची है तो मुझे फिर काफ़ी एक परेशानी हुई। अदरवाइज़ तो लोग क्या कहते हैं मैं इतना केयर नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मैं ख्याल जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके केयर किया जाए, और इसलिए मैं वो जो कुछ गलत फहमियाँ उसको डिस्पेल करने के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ। पहले मेरा ख्याल था कि मैं एक रिटन मैसेज दूँ, लेकिन आई एम नॉट वेरी गुड विद माई वर्ड्स, सो आई थॉट कि मैं बोल के शायद कोई बात बता दूं तो आप सबके समझ में आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में निश्तर आप जानते हैं कि एक बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूशन है, 52 में बना है। अब वहाँ पे तकरीबन कोई गुंजाइश बच नहीं गई है कि जहाँ पे नई बिल्डिंग्स तामीर की जाएँ, ना ही इतनी बड़ी तामीरात के लिए कोई फंड्स अवेलेबल इन जनरल होते हैं। आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह जो है ना वो स्काई रॉकेट हो गई हैं।
तो मेरे जहन में एक बात थी कि अगर हम बहुत बड़ी तामीरात करने की बजाय एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को जो एलोकेशंस हुई है ना स्पेसेस की, वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर उनको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट कर लें, अपने दिल में थोड़ी सी कुशादगी पैदा करके, हालांकि इन द एंड मैं आपको बताऊंगा कि नो बॉडी इज़ अ लूज़र, एवरी बॉडी इज़ अ विनर। तो हम लॉन्ग टर्म में अपने लिए, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए जो यहाँ रहते हैं और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा भला छोड़ के जाएंगे। ट्रांसलोकेशन 5 प्रोजेक्ट भी उसका एक हिस्सा था। इसका पहला कंपोनेंट यही था कि जो यूरोलॉजी है उसको वार्ड 8 से वार्ड 29 में शिफ्ट कर दिया जाए, जो कि एक्चुअली फैमिली विंग का टॉप फ्लोर है। अच्छा, इस यहाँ मैं कुछ बातें जो कि बार बार फैलाई गई कि जी शायद यूरोलॉजी को क्रश किया जा रहा है, जो स्टोन प्रोजेक्ट है उसको मलियामेट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के साथ साथ हमारी भी नेक तमन्नाएं, शायद कुछ छोटा बहुत हिस्सा भी हो स्टोन प्रोजेक्ट के अंदर। तो स्टोन प्रोजेक्ट के जितना भी इक्विपमेंट है और जो भी कुछ है वो सब थिएटर्स के अंदर है, उसका वैसे भी वार्ड से कुछ लेना देना नहीं है। एंड जहाँ तक वार्ड स्पेस की बात है, तो यूरोलॉजी वार्ड जो है वो 32 बेडेड स्पेस पे मुश्तमिल है। एक्स्ट्रा बेड तो आप जितने मर्जी लगा लें, वो तो बरामदे में, कॉरिडोर में, सीढ़ियों में लगाते जाएं, लेकिन स्टैंडर्डली निश्ता के तमाम वार्ड इसी तरीके से जो पुराने वार्ड हैं बने हुए हैं कि उसमें 8-8-8 की जो है ना 4 बेज हैं, तो 32 की जो बेड स्पेस बनती है। जो हमारे फैमिली विंग्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं। और ये भी ख्याल रखें कि वार्ड 8 का एक हिस्सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहाँ प्रोफेसर्स ऑफिस, क्लासरूम वगैरह होते थे, वो ऑलरेडी यूरोलॉजी के पास नहीं है, वो एनेस्थीसिया के पास है, जहाँ से वो पेन सर्विसेज रन करते हैं। तो इनके पास 32 बेड की स्पेस है और इनको ये ऑफ़र किया था कि आप मेहरबानी फरमा के वार्ड नंबर 29 में अगर शिफ्ट हो जाएँ, तो उसमें यह है कि उधर 20 कमरे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ के अलावा, मतलब जो उनके ड्रेसिंग रूम में या मतलब बाकी डे रूम्स हैं और इस किस्म की चीज़ों को छोड़ के नर्सिंग स्टेशंस हैं। तो और कोविड के दिनों में क्योंकि वो हैं तो रूम्स, तो हम हर रूम को सेमी प्राइवेट के तौर पे यूज़ करते थे, यानी एक रूम में एक रूम है, उसके पीछे छोटा सा एक आप समझ लें एक किचनेट है और उसका अपना प्राइवेट बाथरूम भी है और सारा कुछ, और उसमें एक वेरी कंफर्टेबली 2 लोग अकोमोडेट हो जाते हैं, यानी आप 20 कमरों में 40 लोग अकोमोडेट करते हैं। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्पेस की कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, फैमिली विंग जो है वो गवर्नमेंट उसको रेनोवेट कर रही है इस वक्त, और मैं पता नहीं अगर मैं एडिटिंग कर सका तो मैं वार्ड 26-27 की जो रेनोवेशन हुई है उसकी कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगा। दे आर वेरी मॉडर्न लुकिंग वार्ड्स एक्चुअली, और बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये भी गुजारिश की थी कि आप इसमें जो फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा चाहते हैं, हम यकीनन कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके और जो डोनर्स हैं उनसे दोबारा गुजारिश करके आपकी उन तमाम ख्वाहिशात को पूरा, मिसाल के तौर पे आप इस साइड से थोड़ा सा कंपनसेट हो जाएं कि जी नहीं, हमें 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें ले दें, इसमें यूरोडायनामिक्स ले दें, हमें लिथोट्रिप्सी का कुछ कर दें, तो मतलब ये इस साइड पे थोड़ा सा गौर फरमाएं। अदरवाइज़ वार्ड स्पेस के हिसाब से कतई तौर पे मैं एक ऑनेस्टी के साथ कहता हूँ, और कोई भी बंदा जो आके उसको देखेगा वो ये कहेगा कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो एनीवे द स्टेप 1 ये था कि यूरोलॉजी अगर 29 में शिफ्ट हो जाए एंड यूरोलॉजी का वार्ड 8 का जो बकिया हिस्सा जो एनेस्थीसिया के पास है उसके अलावा बाकी सारा खाली हो जाए, तो हम ICU जो बहुत ही क्रैम्प्ड है, देखें 1700 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 24 बेड का ICU है, और उसमें भी बेड टू बेड डिस्टेंस अनफॉर्चुनेटली उसकी इतनी ख़राब डिज़ाइनिंग है कि वो बहुत कम है, इन्फेक्शन रेट बहुत हाई हैं, एक्सपेंशन की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। वो अगर उधर से इधर आ जाए तो एक बहुत ही इसकी अच्छी डिज़ाइनिंग करके पर्पस बिल्ड किस्म का बहुत ज़बरदस्त इंटेंसिव केयर जो है वो इधर काम बनाया जा सकता है। और फिर दूसरी बात यह कि HDU भी उसकी बिल्कुल साथ है और इनकी पेन सर्विसेज भी साथ हैं, एंड कंप्रेसर्स की और जो गैसेस की सप्लाई के जो मेन लाइंस आ रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है किसी भी जगह ICU बनाने की, एंड द सेंट्रलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी टू द लेबर रूम्स एंड टू द ORs, वो सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफ़िल करता है वार्ड नंबर 8। तो ये इधर आ जाए तो ICU ये हो जाएगा, और ये बड़ा ज़बरदस्त ICU हो जाएगा, निश्ते की ज़रूरतों को काफ़ी अरसे के लिए बड़ा अच्छा पूरा करेगा। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी ट्रांसलोकेशन होगी वो ये होगी कि जो ICU से अपनी जगह खाली करेगा 24 बेड की, वो बहुत ब्राइट है, वो हर तरफ से खुली हुई है, विंडोज़ हैं और हाई सेट विंडोज़ हैं उसके अंदर ना, और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जैसे कुछ क्लासरूम्स वगैरह और इस किस्म की चीज़ें, ऑफिस वगैरह बने हुए हैं।
तो हमारा जो स्काइट्री वार्ड है वो एक बहुत बुरी जगह पे है, बेसमेंट में है। मतलब लिटरली हमारे जो दोस्त अमेरिका में, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं स्काइट्री में, वो जब इधर आते थे तो एतराज़ करते थे। एक दोस्त ने तो ये भी कह दिया था कि स्काइट्री वार्ड में जाते हुए यहाँ का तो यूँ लगता है गोया कब्र में उतर गए। तो एक आदमी को स्काइट्रिक प्रॉब्लम हो, ऊपर से इतना ग्लूमी सा वार्ड हो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम चाहते थे कि स्काइट्री उसकी जगह ऊपर आ जाए और उसको एक बेहतर जगह मिले, हम लोगों की बेहतर खिदमत कर सके, उनकी स्पेस थोड़ी सी बढ़े। तो ये उसका कंपोनेंट 3 था। अच्छा, कंपोनेंट 4 ये था कि जो स्काइट्री वार्ड है विच इज़ एक्चुअली 25A, जब वो वेकेट होगा तो उसकी स्पेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। 2/3 वो स्पेस है जो 25B के साथ लगती है, यानी ऑन्कोलॉजी वार्ड के साथ दरमियान में एक टेम्परेरी दीवार ही है, उसको डिमोलिश करके तो वो 2/3 हिस्सा जो स्काइट्री का है वो ऑन्कोलॉजी को दे दिया जाए, क्योंकि ऑन्कोलॉजी भी बहुत परेशानी का शिकार है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में ऑन्कोलॉजी का जितना लोड है पेशेंट्स का, और निश्चित में वही एक बेसमेंट के आधी, यानी हम जो यूरोलॉजी को 29 नंबर वार्ड दे रहे हैं उसी की हम बेसमेंट की बात कर रहे हैं, उसका आधा इनके पास है। और मैं तो जब भी जाता हूँ तो मुझे बहुत सख्त परेशानी होती है कि बहुत एडवांस कैंसर के बड़े परेशान हालात में जो लोग होते हैं उनको लिटरली फटों पे लिटा के जो है ना कीमोथेरेपी की पल्सेस लग रही होती हैं। तो ये जो जगह हम उनको देंगे इसमें अच्छी 2, 3, 4 बेस जो है ना डिज़ाइन हो जाएंगी, जहाँ पे कीमोथेरेपी की कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह जो है ना उनको प्रोवाइड की जाए। और जो लास्ट 5वां कंपोनेंट था वो ये था कि हमारे पास प्रिजनर्स के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम जब प्रिजनर्स की बात करते हैं तो ये कॉन्विक्ट्स नहीं होते, इनमें एक्चुअली 2/3 तादाद उन लोगों की होती है जो जेलों में मुख्तलिफ इल्ज़ामात पे बंद हैं। और पाकिस्तान जैसे सिस्टम में जब अल्लाह रहम करे कोई कानून के हत्थे चढ़ जाए तो उसको अपनी बेगुनाही साबित करते करते 10 साल लग जाते हैं, वो 10 साल जेल में रहता है। लोगों ने अपनी ज़िंदगियां जेल में गुजार दी, मौत के बाद उनके वर्डिक्ट्स आए कि नहीं तो ये तो इनोसेंट थे। तो ऐसे तमाम लोग, ठीक है, और ये औखा सौखा वक्त किसी पे भी आ सकता है। तो ये सारे लोग जो है ना कसम पुसी की हालत में होते हैं। उनमें पुलिस वाले जो उनकी हिफाजत में मामूर होते हैं ना, उनके बैठने, पानी पीने, पेशाब करने की जगह होती है ना, पेशेंट्स के लिए कोई जगह होती है। अभी इस वक्त करंटली जहाँ पे प्रिजनर बे है, मैं खुद जाके, जब मैं अभी सर्विस में था 6 महीने पहले की बात है, मुझे कॉल आई, मैं गया तो वहाँ पे एक प्रिजनर, क्योंकि उसको उन्होंने हथकड़ी लगाई हुई थी पेशेंट के, उसको उसके बेड के साथ बांधा हुआ था कि वो भाग ना जाए, तो एक चूहा रात को आके उसका एक्लीज टेंडन खा गया। वो शोर मचाता रहा, पुलिस वालों को बुलाता रहा, पुलिस वाले दूसरे कमरे में कहीं बैठे या पेशाब करने गया हुआ, या उसने नहीं सुनी, या वो गहरी नींद में था। पेशेंट लॉस इज एक्लीज टेंडन। आप सोचें, इमेजिन कीजिए कि एक बंदा अवेक है और एक चूहा उसका एक्लीज टेंडन कुतर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरीके से मेडिकल ऑफिसर नहीं होते वहाँ, क्योंकि उनके बैठने की जगह नहीं होती। तो हमारा ख्याल था कि जो स्काइट्री का 1/3 हिस्सा बचेगा उसको हम डेजिग्नेटेड 4 कमरों पे मुश्तमिल, जहाँ पे 8 प्रिजनर्स की गुंजाइश हो, एक परमानेंट प्रिजनर्स वार्ड बना दें, थोड़ा सा उसमें AC वगैरह लगा दें। देखें, हमने तो उसको प्रिजनर्स को सज़ा नहीं देनी ना, हमने तो उनके वर्डिक्ट्स उन पर सादे नहीं करने हैं। हमने तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर उनको कोई तकलीफ़ हुई है तो उसको इलाज देना है, लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। और उसमें फिर एक कमरा जो है वो मेडिकल ऑफिसर के लिए भी हो, एक पुलिस वाले के लिए हो, एंड उसके साथ में नर्सिंग स्टेशन है। तो ये 5 म्यूचुअल सॉर्ट ऑफ, आप समझें कि रोटेशन के ऊपर मबनी एक मंसूबा था कि यूरोलॉजी जो है वो 8 से 29 में चला जाए, जो यूरोलॉजी खाली हो वहाँ पे ICU आ जाए, जो ICU खाली हो जाए वहाँ स्काइट्री आ जाए, जो स्काइट्री खाली हो जाए उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। ज़्यादा बड़ा हिस्सा 2/3 हिस्सा ऑन्कोलॉजी को दे दिया जाए, 1/3 हिस्से में प्रिजनर बे बना दी जाए। और जो इसके लिए हमने ये भी सोचा था कि गवर्नमेंट से जो रेनोवेशन के जो फंड्स वगैरह आजकल रिलीज़ हुए हैं उनको भी यूटिलाइज़ किया जाए, और हम 5 ग्रुप बनाए अपने उन दोस्तों से जो ओवरसीज़ हैं और अपने अल्मा मैटर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि वो लोग जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो ऑन्कोलॉजी का जो बे के लिए जो हम एरिया निकाल के उनको दें, वो उसको अपग्रेड करें। स्काइट्रिस्ट बहुत सारे हैं माशाल्लाह, USA में तो बहुत सारे स्काइट्रिस्ट हैं जो निश्चित से हैं, वो स्काइट्री को एक मॉडल वार्ड बनाएं। मतलब उनको हमेशा ये शिकायत रही है कि अच्छी जगह आप नहीं स्काइट्री को देते। देखें, अच्छी जगह अगर उनको मिल जाए और आपकी विजन हो, आपकी मोहब्बतें, मेहरबानियाँ हों, उसमें खुलूस नीयत तो कितना ज़बरदस्त काम हो जाता। और इसी तरीके से जो ऑन्कोलॉजी है
वो ऑन्कोलॉजिस्ट को ऑन्कोलॉजी में इन्वॉल्व किया जाए, स्काइट्रिस्ट को स्काइट्री में इन्वॉल्व किया जाए, जो इंटेंसिविस्ट हैं उनको इंटेंसिव केयर में उसकी अपग्रेडेशन में इन्वॉल्व किया जाए, जो यूरोलॉजी वगैरह में है और जो ऑलरेडी स्टोन प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उनको कहा जाए कि यूरोलॉजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन किया जाए और 29 में इनको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट का एक ग्रुप रेस किया जाए जिनसे कहा जाए कि आप कैदियों पर मेहरबानी करें और प्रिजनर वार्ड की हालत को बेहतर बनाएं। तो ऑल इन ऑल ये सारी बात थी। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट दे दिया एंड मैं फिर दोबारा बताता चलूँ कि यूरोलॉजी की ट्रांसफ़र का जो सिर्फ आइसोलेटेड एक पोर्शन है ये पहले से एग्जिस्टिंगली चल रहा था। मैंने इसको एक फुल प्रोग्राम में कन्वर्ट किया था क्योंकि ये आइडिया बहुत पहले से जहन में था, एक दो दफ़ा डिस्कस भी हो चुका था। तो उसके बाद इत्ला ये मिली कि यूरोलॉजी से जो हमारे दोस्त हैं और कुछ तंजीमें जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही हैं, या प्रोपेगेंडा नहीं कहना चाहिए मैं, मतलब उनके इसके ख़िलाफ़ जज्बात हैं, बहुत सारे बैनर्स लगे, तरह तरह की बातें हुई, हमने उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये ज़रूर मैं आई वुड कन्फेस कि मैंने क्योंकि जब मैं रिटायर हुआ तो उस टाइम पे मुझे अपने ज़ाती किसी काम की वजह से एक्चुअली नियरली मोर लेस 3 मंथ तक जो है ना मैं मुल्क से मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहा। पहले कुछ ऐसा मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ जगह घूमना पड़ा और फिर फार ईस्ट में। तो मैं मार्च के तकरीबन मिड में या एंड में जब अवेलेबल हुआ तो आई वॉज सरप्राइज्ड और साथ में मैं बहुत परेशान भी हुआ ये देख के कि ये इतना सारा एडवर्स रिस्पॉन्स है और मुख्तलिफ ग्रुपों को और डोनर्स को आई डू नॉट नो क्या क्या स्टोरीज़ बताई गई हैं विच आर नॉट ट्रू, आई मीन विच आर नॉट ट्रू। तो मैंने उस वक्त, और ये मेरा ख्याल है अप्रैल ही की बात है अभी, कि देन आई सॉर्ट ऑफ टुक एन इनिशिएटिव और मैंने थिएटर में अपने सर्जन ऑफिस में जो हमारे यूरोलॉजी के दोस्त हैं जिसमें आसिफ इमरान साहब हैं, उनके जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर अता साहब हैं, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इमरान सलियाना साहब हैं, बस ये मेरा ख्याल है 3 कंसल्टेंट हैं। इन तीनों को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ ले आइए। इत्तफाक से, और डॉक्टर कलीम मेरे साथ थे, इत्तफाक से उस वक्त डॉक्टर मसूद हराज साहब भी जो हमारे इस वक्त बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं और साथ में पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव है, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो इत्तफाक से वहाँ मौजूद थे। और भी बहुत सारे लोग जिनकी लिस्टें हो रही थी वो सारे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मैंने बहुत डिटेल 1 घंटा 1.5 घंटा इन तमाम लोगों से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की। उनको ये प्रोग्राम, ये नहीं है कि मैं कहूँ कि किसी ने समझाया तो उनसे गलती होगी, मैंने ये जो बातें मैंने आपसे की हैं इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में नक्शे बना के, चार्ट बना के सारा कुछ समझाया कि देखें दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आप किसी भी तरीके से किसी भी फ्रंट पे इंशाल्लाह लूज़ नहीं करेंगे। हमें थोड़ी सी जो है ना अपनी एक जो कंफर्ट है ना, कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत होती है टू गेन मोर। और फिर आप देखें कि खुदा न खास्ता कल को आपको, मेरे किसी के भी अजीज़ को अल्लाह ने रहम करे, ICU की ज़रूरत पड़ जाए, स्काइट्री की ज़रूरत पड़ जाए, ऑन्कोलॉजी की ज़रूरत पड़ जाए, हम इंसान हैं, हमारे साथ, हम जैसे लोगों के साथ ये सारा कुछ होता है। तो क्या आप एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में अपने अजीज़ों को लेके जाना पसंद करेंगे या आप चाहेंगे ये कि उससे कदरें बेहतर हों? तो आप इसको प्लीज़ थोड़े से बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। एंड आई पर्सनली प्रॉमिस यू कि मुझे अमेरिका खुद जाना ही क्यों ना पड़ गया, मैं सारों के आगे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप यूरोलॉजी को फर्दर सपोर्ट करें और इनकी ये 3, 4, 5, 8, 10 आप हमें डिमांडें दें, आप हमें एक लिस्ट ऑफ डिमांड देंगे, ठीक है जी, आप हमारी ये 20 बातें माने तो हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। और मैंने उन्हें बार बार बताया कि एज फार एज बेड स्पेस इज़ कंसर्न, बेड स्पेस तो आपकी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, कहीं से भी हो रही है ना ही स्टोन प्रोजेक्ट का वार्ड से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जो इक्विपमेंट है वहाँ पे इससे बेहतर तरीके से इंस्टॉल हो सकता है और आप मज़ीद इक्विपमेंट डिमांड करें। आप ये कहें, आप हमें कहें तो सही कि देखें ये हमारी 10 डिमांडें, 20 डिमांडें, 15 डिमांडें, आप इसको करें। अगर हम डोनर से, गवर्नमेंट से उसको पूरा ना करा सके तो हम खुद ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहरहाल मे बी मैं गलती पे हूँ, वो दुरुस्त हूँ अपने नुक्ता नज़र में, मैं बहरहाल उनको कायल नहीं कर सका। और ये सारी बात जो है अप्रैल के बाद, और मैंने आते उनसे ये कहा था कि अगर आप इस पे कायल नहीं होंगे, मैं आई लीव दिस आइडिया विद यू, आप इसको मेहरबानी करके खुले दिल के साथ ये सोचते हुए कि देखें ये सबके बेनिफिट के लिए है और एक वाइडर बेनिफिट के लिए है, आप इस पे गौर करें। और मैंने उन्हें ये भी कहा था कि मैं आपको बड़े बड़े नाम गिनवा सकता हूँ, मतलब 2 बड़े नाम जो उस वक्त मेरे जहन में आए थे और मैंने उनको गिनवाए थे। मैंने कहा आप प्रोफेसर रियाज शहबाज साहब का सोचें,
और प्रोफेसर हयात ज़फ़र साहब का सोचें, मतलब ये दो लेजेंड हैं। मतलब हयात ज़फ़र साहब भी, मतलब एक ज़माना था कि निश्ता एंड हयात ज़फ़र साहब वो सिनोनिमस। तो इन दोनों ने अपने मालिक को अपनी जान इसी इंस्टीट्यूशन में सपुर्द की है। और मतलब किसको ज़रूरत पड़ सकती है, किसको ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, तो मेरे अल्लाह को पता है। आप प्लीज़ इस पे अपना जो है ना विजन को थोड़ा सा ब्रॉड करें, दिल को थोड़ा सा कुशादा करें। एंड मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होएंगे कि आप इसमें लूज़र नहीं हैं, आप भी इक्वली विनर हैं, हम इस पे प्रोसीड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इस पे नहीं आएंगे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल नेवर कम बैक टू यू अगेन कि जी आप ये करें, हम इसको शेल्फ कर देंगे। एंड उनका यही मैसेज आया कि जी नहीं, हमने नहीं करना। एंड आई डिड शेल्फ इट देन। मतलब उस दिन के बाद आप मतलब खुदा गवाह है और मैडम महनाज एक सेकंड गवाह हैं, चलें उस पर रख लीजिए कि मैं उसके बाद मैंने उनसे एक दफ़ा मैडम से बात हुई तो मैंने कहा मैडम ये इस वक्त जो है ना हालात कंड्यूसिव नहीं हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हैं। और एक जो बड़ी अहम बात है ना, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ना, वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर कि वो इसको एनेक्ट कर सके। एंड इट्स नॉट कि मैं आपको समझता हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, बट बिकॉज नए वीसी के इंटरव्यूज़ कॉल हो गए हैं वगैरह वगैरह, तो लेट द न्यू वीसी साहब का, मगर वो अपने वीएन के साथ चलेंगे, जो भी करेंगे तो करेंगे। लेट्स ड्रॉप द आइडिया। एंड वी डिड ड्रॉप द आइडिया। एंड मैंने फिर कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया, मुझे मौका भी नहीं मिलता वैसे निश्ता जाने का, सच्ची बात है, क्योंकि जब से मैं रिटायर हुआ हूँ और फिर ये जो मैं 3 महीने का एक मतलब ग्लोब ट्रॉटिंग ट्रिप थे वो जब ख़त्म हो गया मैं वापस आया हूँ, तो ज़ाहिर है अब हम तो कोई बहुत अमीर व कबीर लोग नहीं हैं, हमें अपना किचन रन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आई हैड टू ज्वाइन अ हॉस्पिटल। तो मॉर्निंग में मैंने एक और हॉस्पिटल ज्वाइन किया था जहाँ मैं अभी भी हूँ, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो बाय द टाइम मैं वहाँ से फ्री होता हूँ तो 3 बज रहे होते हैं। तो मैं रियली निश्ता नहीं आ सकता मैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये टाइम उसके साथ क्लैश होता है, और तो इसलिए मेरी किसी से मुलाकात भी नहीं हुई। अलबत्ता जब और मैं इसको ऑलमोस्ट आई फॉरगॉट अबाउट इट। तो मेरा ख्याल था ठीक है, आदमी ज़हन में बड़ी बड़ी बातें सोचता है, बड़े बड़े ख्याल होते हैं। अभी मैं आपके सामने अपना दिल खोल के बैठूँ तो मैं 7, 8, 10, 15, 20 और मंसूबे जो हमने निश्तर के लिए, मुल्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए सोचे, जो हमारा दिल कहता है कि सही है, मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। लेकिन फिर होता तो वही है जो मेरे मालिक की हिकमत है। तो हम तो बस एक एफर्ट डाल सकते हैं, सोच सकते हैं, उस साइड पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अल्लाह की रज़ा होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो ये दिस वाज ऑल सॉर्ट ऑफ मतलब ये इट वाज ऑल सॉर्ट ऑफ डन एंड डस्टेड एक हिसाब से, टिल के ये ऊपर नीचे 2, 4, 5 मैसेजेस आ गए, कुछ मुझे इनबॉक्स हो गए, उनमें से कुछ फेयरली एबनॉक्शियस भी थे। और फिर अल्टीमेटली जब सादिक तस्नीम साहब ने क्लीम को फ़ोन करके कहा कि इफ्तिखार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो सब शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत सारे काम नहीं करने चाहिए थे ज़िंदगी में जो मैं कर गुज़रा हूँ। लेकिन आई थॉट कि ये एक रीज़नेबल बात होगी कि मैं आपको ये बताऊं कि ये एक्चुअली इसके पीछे बात क्या थी। और मैं अभी भी आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको परस्यू करें, और मैं बिल्कुल एक्टिवली परस्यू नहीं कर रहा। मैं जैसा गुजारिश किया है, मेरा निश्ता जाना बहुत कम होता है क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं अगर जिस दिन मैं निश्ता जाऊँगा उस दिन की वो मेरी तनख्वाह काट लेते हैं। तो और मैं ये भी नहीं कहता कि ये कोई बड़ा कोई अजीम शान प्रोजेक्ट है, मेरे दिल को अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि दिस इज़ गुड, दिस वाज गुड। लेकिन नहीं है तो नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर। मैंने बल्कि सिर्फ इतना एक मैसेज ज़रूर, फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई यूरोलॉजी के किसी भी हिसाब से, मैंने क्लीम्स को कहा था कि इतना मैसेज ज़रूर उनको मेरा दे दें कि किसी ने ये जागीर किसी की भी नहीं है। देखिए मैं भी तो आपके सामने ही रिटायर हो गया हूँ ना, थ्रेसिक यूनिट मैंने इस्टेब्लिश किया, मैं अब नहीं कह सकता कि ये मेरा यूनिट है, ठीक है मेरा है, एक जज्बाती मेरा लगा हुआ है, मैं नहीं है। और फिर मैंने हयात ज़फ़र साहब का जैसे आपसे जिक्र किया है, रियाज शहबाज साहब का किया है, और हमारे कितने अजीम शान टीचर्स मतलब है जिनके सामने उनके इज़्ज़त एहतराम में हमारे सर झुक जाते हैं, और वो मतलब हम जो भी आज हैं उनकी वजह से हैं। लेकिन वो सब लोग अल्लाह की जो एक तरीका है उसमें जो नबी और रसूल भी उसने अपने अपने टाइम पे उठा लिए मेरे मालिक ने। तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो आप भी देयर वुड बी अ डे कि जब आप
को मतलब यूनिट खैराबाद कहना पड़ेगा, वो मे बी बिकॉज सारे बंदों ने ही एक एज अचीव करनी है, अपना टेन्योर ख़त्म करके जाना है, तो बंदे को ये सोचना चाहिए कि पीछे क्या लेगेसी छोड़ के जा रहा है, तो क्या कोई कितनी वर्थ वाइल चीज़ है। तो बाकी जो एक उसका एक जवाब भी आया था खैर मुझे, लेकिन उसमें एक ज़िक्र था कि जी एक हेरिटेज है यूरोलॉजी, एक उसकी एक हिस्ट्री है वार्ड 8 की। सर कौन सी हिस्ट्री है? मुझे अच्छी तरह याद है कि यूरोलॉजी जो है वो वार्ड 8 के क्लासरूम में होती थी। अभी अनटिल वेरी रिसेंटली यूरोलॉजी के पास एक जो जहाँ आईसीयू था वो बे यूरोलॉजी के पास नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए एंड फिर देन थिंग्स चेंज एंड इवॉल्व एंड हमने आगे बढ़ना है और हमने एक ग्रेटर गुड को मद्देनज़र रखना है। एनीवे अगेन फिर ये मेरी एक सॉर्ट ऑफ बैबलिंग समझ लें है, दिस इज़ व्हाट आई थॉट इज़ राइट, बट अगेन आई कन्फेस के मतलब है मैं बिल्कुल फॉलेबल हूँ। हो सकता है बहुत सारी बातें जो मैंने की हैं, जो सोची हैं, जो मेरे आइडियाज़ हैं वो गलत हों, एंड बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। और सबसे अहम बात यह है कि मैं कम से कम कतई तौर पे इस प्रोजेक्ट को यानी ट्रांसलोकेशन 5 को जो है ना परस्यू नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई इसमें एक्टिव इंटरेस्ट नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है तो निश्चित एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पे से फुली हाथ उठा लिए हुए हैं। और बाकी एनीवे पर्पस ऑफ द वीडियो वाज कि ये इसका बैकग्राउंड है, तो अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात हो तो उसको मेरी गुजारिश होगी कि आप क्लियर कर लें। बाकी अल्टीमेटली मेरे दिल में और मेरी नीयत क्या है और मेरे अमाल क्या थे और मैंने उसको किस इखलास के साथ या एक बदनीयती के साथ किया है, इसका तो जज मेरा मालिक है, वो आखिरत में मुझे जज करेगा। मुझे उससे रहमत की तवक्को है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह से दुआ भी यही है। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।